आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब आती है तो एक दावे लेके आती है कि हम गरीब आवाम के लिए काम करेंगे, हम सेहत के लिए काम करेंगे, हम जर्नलिस्ट के लिए काम करेंगे, हम ज़राअत पे काम करेंगे, हम हेल्थ केयर पे काम करेंगे, पाकिस्तान से गरीब लोगों की गुर्बत को ख़त्म कर देंगे। नाजरीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर है और हम जानेंगे भी किस पॉलिटिकल पार्टी ने आने से पहले जो दावे किए वो कितने सच्चे साबित हुए और वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है जिसने इक़्तिदार में आने के बाद गरीब आवाम के लिए काम किया। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे अपने गेस्ट से, मुस्लिम लीग के रहनुमा हाफिज मियां नुमान, एडवाइज़र टू सीएम पंजाब पब्लिक अफेयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये जो एक साल का अरसा गुजरा है उसमें आप क्या देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो पंजाब के अंदर काम किए उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। अगर हम कंपैरिजन करें पिछले तकरीबन 2018 से जो एक दौर शुरू हुआ था 2023 तक का, तो आपने देखा कि जो जिस तरह पूरे पाकिस्तान को इग्नोर किया गया, पर्टिकुलरली जो पंजाब के हवाले से तो इस अंदाज में कोई पॉलिसी लगती थी जैसे पंजाब से कोई दुश्मनी की जा रही है और पंजाब को अपना बहुत बड़ा राइवल समझा जा रहा है। तो वो जो एक हालात गुजरे, उन हालात के गुजरने के बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आई और अब अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा हुकूमत पंजाब जो है, मरियम नवाज साहिबा आज चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और तकरीबन 1.25 साल से लगभग अरसा हुआ है। तो आज पंजाब हुकूमत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद है। तो अब आप देखें कि पंजाब हुकूमत जो है 1.25 साल के अरसे में जो टारगेट अचीव किए हैं, वो जो हम कहते थे कि ये एक शहबाज स्पीड थी, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था 2008 से 13 और 2013 से 18 की अपनी चीफ मिनिस्टरशिप में, जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे 2 दफ़ा। तो उसके बारे में जो चीन के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि शहबाज स्पीड का मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। लेकिन आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये महसूस हो रहा है कि मरियम नवाज साहिबा की सूरत में उसी शहबाज स्पीड को मजीद स्पीड अप कर दिया गया है। सर, यहाँ पे बात करते चलें सर कि हमेशा देखा जाता है कि पिछली कोई गवर्नमेंट आती है तो उसके कुछ प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं, कोई भी, यानी कि हम देख लेते हैं कि हॉस्पिटल्स के लिए कोई कमरों में इजाफा किया हो, कोई एलडीए के लिए या जितनी भी डेवलपमेंट के काम है, ज़राअत के लिए, तालीम के लिए, हेल्थ के लिए, एमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से कोई पिछला काम किया हो, उस प्रोजेक्ट को आगे लेके आया जाए। आप क्या समझते हैं कि वो 3.5 साल के अंदर पंजाब के अंदर जो बज़दार हुकूमत थी, क्या उसने वो डेवलपमेंट के कोई काम ऐसे किए हों जिसको आप आगे लेके जा रहे हो? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग राणा साहब सवाल है आपका। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये एक ऐसी पार्टी जिसने पंजाब के अंदर इस तरह की लीडरशिप दी, उसका दावा ये था कि जी वो हेल्थ पर इन्वेस्ट करेंगे, वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, वो जनाब ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। तो बदकिस्मती से इस कौम ने जो मंजर देखा है 2018 से लेकर 23 तक का, के बजाय इसके कि वो इस पर कोई इन्वेस्ट करते 1 रुपया भी, उल्टा लोग, अब जैसे मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूं कि अभी आपने बात की कि जनाब कितने कॉलेजेस बनाए गए और कितने हॉस्पिटल्स के कमरे बने। यहाँ पे एक बात करूंगा आपसे, मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि कोई भी गवर्नमेंट के, पिछली गवर्नमेंट के कोई अच्छे काम होते हैं, जैसे कि हम 1122 कर लें, जैसे मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज ने उसके अंदर और मराकज कायम कर दिए हैं कि 1122 एक बहुत अच्छी सर्विस है। क्या आप समझते हैं कि बुज़दार हुकूमत का वो जो 3.5 साल पंजाब के अंदर एक बादशाही निज़ाम था, उन्होंने कोई ऐसे प्रोजेक्ट कायम किए हों जिसको आप समझते हो कि वो अच्छे हों, या वो सिर्फ एक लॉलीपॉप की हद तक था? देखिए, ये तो आपका जो सवाल है, मैं समझता हूँ इसके अंदर जवाब ये मौजूद है कि अगर कोई एक भी उनका काम होता तो वो को मंजर आम पर लेके आते। जिस तरह अभी आज जो केपीके का हाल है कि अभी हुकूमत पंजाब ने अपनी 1 साला कारकर्दगी के ऊपर वाइट पेपर भी शाया किया है और इसको पूरा प्रोपेगेट भी किया है और डॉक्यूमेंटेड जो प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं कि 90 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो तकमील
के करीब पहुंच चुके हैं या मुकम्मल हो चुके हैं या पाइपलाइन के अंदर हैं, तो हमने ये चैलेंज किया कि केपी गवर्नमेंट, जो कि जाहिर है उसी जमात की नुमाइंदा गवर्नमेंट है, तो आया वो अपना 1 साल की कारकर्दगी का कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक सड़क, कोई पैच वर्क दिखा दे। ये जो हमें विरसे में मिला वो तो तबाहशुदा लाहौर मिला, तबाहशुदा पंजाब मिला, कि जिसके अंदर सफाई का निजाम दरम बरम कर दिया गया, जिसके अंदर तालीमी इदारों को बदहाल कर दिया गया। दवाइयों का सबसे पहले इन्होंने आके काम क्या किया, जो अवाम दुश्मनी थी, जो एक आम आदमी से दुश्मनी क्या थी कि जी सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं मिलेंगी। उस्मान बुज़दार के दौर में अस्पतालों से दवाइयों का खात्मा किया, बद इंतजामी अरूज पे पहुंच गई। चौधरी मुबीन आरफ जट साहब थे असैम्बली के अंदर फ्लोर के ऊपर खड़े होकर, उन्होंने पंजाबी च किया सी सर कि साडे बच्चियां दे नक पैंदे ने, जो यूनिवर्सिटी तक तुसी नहीं दे सकते या हस्पताल तक साडे गुजरां वाले छोटे शहर नूं नहीं दे सकते। नाजरीन, ये आप फ्लोर पे भी, आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। तो ये सवाल उन्हें बुज़दार हुकूमत से करना चाहिए था जब उन्होंने मरियम नवाज का भी पंजाब के अंदर अभी कदम ही रखा था उन्होंने। ये तब की गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि अब पूरी दुनिया देख रही है कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये पैरेलल पूरे पंजाब में हो रही है। इसके अंदर साउथ पंजाब है, अपर पंजाब है, इसके अंदर पंजाब का कोई ऐसा इलाका नहीं है कोई ना इम्तियाजी सलूक हो रहा है। आज गुजरावाला के अंदर डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इंतहा पर है। आज आप गुजरात में चले जाएं, आज आप पिंडी डिवीजन में चले जाएं, डीजी खान डिवीजन में चले जाएं, मुल्तान डिवीजन में चले जाएं, साहिवाल डिवीजन में चले जाएं, सरगोदा डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, लाहौर डिवीजन, आप ये देखें कि अक्रॉस द प्रोविंस बिल्कुल पैरेलल बेसिस पे हर जगह डेवलपमेंट हो रही है और फिर हर मैदान में हो रही है। यानी अगर हम एजुकेशन के मैदान में देखें तो आज भी वजीर आला साहिबा का जो लैपटॉप की तकसीम का जो मेरिट के ऊपर जिन बच्चों ने पोजीशंस ली हैं, जिन बच्चों का एक जो डिजर्विंग है, जिन बच्चों का राइट बनता है कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, कारकर्दगी का मुजाहरा, आज उनको लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। इसी तरह जो पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है, 1000 हाफ बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। इसी तरह जितने भी सेक्टर ऑफ लाइफ है, आज आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट देखें कि रोड्स के हवाले से, सीवरेज, वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस हैं, अंडर पासिस हैं, इसके अलावा जो पंजाब का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल आज बिल्कुल तकमील के करीब है। आज बड़ी तेजी से उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है जो लाहौर के अंदर बनने जा रहा है। और ये ऐसा हॉस्पिटल होगा कि जहां पर 100% फ्री एक जो मरीज है जो इस मूजी मर्ज में मुब्तला है उसको 100% फ्री इसका इलाज होगा। तो मुबीन आरफ जट साहब ने या इनके जितने भी थे MNAs हैं, MPA हैं, PTI के हवाले से जो पंजाब असम्बली में है या नेशनल असम्बली में है, वो गिले करते नजर आते हैं कि हस्पताल नहीं बन सके। वो गिले करते हुए नजर आते हैं कि हमारे इलाके में सफाई नहीं हो रही। वो गिले करते हुए नजर आते हैं कि दर्जा चारम के लिए काम नहीं हुआ। वो गिले करते नजर आते हैं कि जब हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता। तो सर, क्या ये सवाल उन्हें बुज़दार से करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? देखिए, ये असल में उनको अपना पुराना दौर असल में नजर आता है, तो वो उनको गिले अब याद आ रहे हैं। ये बेसिकली वो दौर पुराने ही देख रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि शायद अभी भी बदकिस्मती से शायद वही साहब हैं। उनका नाम भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बात ये है कि जो यानी जिस अंदाज के अंदर उनको लाया गया और पंजाब को जिस तरह हॉस्टेज बनाकर और सिर्फ पंजाब का माल खाने के लिए इन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट चलानी थी। और आपको पता है कि पूरे 4 साल ये पंजाब में हुक्मरान रहे और हर साल पंजाब का जो डेवलपमेंट का बजट लैप्स होता रहा और पैसे सारे फेडरल गवर्नमेंट में वापस जाते रहे। तो पंजाब के 14 करोड़ अवाम का इन्होंने हक मारा, पंजाब के अवाम को इन्होंने डिसग्रेस किया, इन्होंने बेइज्जती की पंजाब के अवाम की। और इन्होंने कहा जी कि पंजाब दे अवाम लई बस इंज दा बंदा होना चाहिए। यानी इन्होंने जो पंजाब के साथ इन्होंने कर छोड़ी है, मैं समझता हूं कि पंजाब के लोग इन्हें कभी पूरी क़यामत इनको जो है ना ये माफी के काबिल नहीं है कि जिस अंदाज के अंदर इन्होंने पंजाब के हकूक पामाल किए हैं। और देखें, आपका 80% जो डेवलपमेंट का जो पैसा था वो लैप्स हो जाता था और फेडरल गवर्नमेंट को वापस चला जाता था और फेडरल गवर्नमेंट जो थी उस पंजाब के पैसे से चलती रही और अयाशियां करती रही। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि जो आज तनकीद कर रहे हैं, असल में इनको अपना जो है ना गिरेबान में झांकना चाहिए, इनको अपना पुराना दौर याद करना चाहिए। वो दौर था कि जिस अंदाज के अंदर इग्नोर कर दिया गया। और आपके जितने सिटीज थे, आप देखें लाहौर में गंदगी के ढेर लग गए थे, लाहौर के अंदर सीवरेज उबल रहे थे, लाहौर के अंदर गटर उबल रहे थे। इन्होंने LWMC का जो एक अपना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था उसको खत्म कर दिया और ये यानी इंतहाई
जो बुरा, और ट्रांसपोर्ट जो थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मुतासर हो गई। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला जिन्होंने पंजाब के लिए जो डेवलपमेंट के काम की, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं सर। सबसे पहले नाजरीन आपको ये बताऊंगा कि 2018 के अंदर जो जर्नलिस्ट के साथ शब खून मारे गए, वो शायद कि कोई भी आंख देख नहीं पाएगी। जितनी ज्यादती हुई जर्नलिस्ट के साथ, दफ्तरों से निकाला गया, जो लिखता था कॉलम उसको निकाल दिया गया, वो भूख और अफलास जो उसने 3.5 साल गुजारा। शायद कि उनके घर में ये लोग भूल गए थे कि शायद उनके घर में भी कोई बच्चे हैं सर। मगर हमने अभी रिसेंटली 2025 के अंदर ये देखा, और मैं मियाँ साहब से भी पूछूंगा, जो जर्नलिस्ट के लिए लाहौर प्रेस क्लब के अंदर या मीडिया वर्कर्स के लिए या मीडिया के लिए जो भी दर्द रखने वाले लोग हैं, उन्होंने जो मैडम से रिक्वेस्ट की फेज़ 2 के हवाले से, और उज़मा बुखारी साहिबा ने जिस तरह जर्नलिस्ट के साथ फेज़ 2 के ऊपर काम किया, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। इस हवाले से कुछ कहना चाहें आप सर? नहीं, बिल्कुल, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बल्कि मैं आपको इससे भी आगे बढ़ते हुए, मैं जब लेस्को का चेयरमैन था तो मुझे प्रेस क्लब ने 2-3 दफ़ा वहाँ पर दावत दी, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जितने बिजली के मसाइल थे, बिजली की तरसील के मामलात थे, वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स लगने थे, वहाँ पर कई अप्रूवल्स के इशू थे, अल्लाह ताला की मेहरबानी से चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके तमाम GMs और तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो खुद वहाँ पर प्रेस क्लब जाते रहे और डोर स्टेप के ऊपर ये इन मसाइल को हल किया। और तो ये जो अभी जो सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से जो फेज़ 2 है, इस हवाले से तो बड़ा ही रिमार्केबल जो स्टेप लिया है मरियम नवाज साहिबा ने। और इस हवाले से क्योंकि देखें, हुकूमत जो होती है, हुकूमत हर तबका इस जिंदगी के मफादात पर नजर रखती है, और हुकूमत का काम ये होता है कि किसी भी शोबा है जिंदगी के लोग मुतासर ना हो। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब एक शोबे पर तो आपकी पूरी तवज्जो हो लेकिन दूसरा शोबा इग्नोर हो जाए। तो जो सहाफ़ी बरादरी है, जो जर्नलिज्म है, ये तो हमारा पिलर ऑफ द स्टेट है। मियाँ साहब यहाँ पे बात कर लेंगे कि ज़राअत के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई थी पिछले 3 साल, मैं नाजरीन को भी बताता चलूँ कि शायद हम वही लोग थे जो मेरे ख्याल में लाइनों में लग के शनाख्ती कार्ड दे के खाद लिया करते थे। शायद हम वही पाकिस्तानी हैं जो उस दौर के अंदर, बुज़दार दौर के अंदर, शनाख्ती कार्ड पे आटे का बैग लिया करते थे। शायद वही रिफॉर्म्स है जो किसान जो होता था अक्सर रोड्स पे नज़र आता था। सर आप क्या देखते हैं कि जो हमारी वज़ीर आला हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने ज़राअत के लिए जो किसान कार्ड दिए हैं, और नाजरीन यहाँ पे बताता चलूँ, मेरी एक किसान से मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा कि यार तुमने वोट किसे डाला था? कह रहा था वो कि मैंने फलां पार्टी को वोट डाला था, मगर मैंने कर्जा मुझे पंजाब बैंक की तरफ से जो मिला, वो मैडम का शुक्रिया, 60,000 रुपये मुझे मिल गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा और उनके साथ जितने भी काम करने वाले, उनके साथ मिलकर चलने वाले हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बंदा फलां पार्टी से तल्लक रखता है, ये फलां पार्टी से तल्लक रखता है। एक जज्बे के साथ कि हाँ वो गरीब किसान की किसी तरह हेल्प हो जाए। क्या कहेंगे सर ज़राअत के हवाले से? देखिए, ज़राअत जो है वो बड़ी हमारी बुनियाद है, हमारे पूरे मुल्क की अगर कोई बेस है, 60% से ज़्यादा हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्री प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है। हमारे कस्बों के अंदर अगर आप चले जाएं तो इसकी बड़ी एक बुनियादी अहमियत है। फार्मर की जेब में पैसा आएगा तो मुल्क की मईशत मजबूत होगी, फार्मर मजबूत होगा तो आपकी बाकी इंडस्ट्री चलेगी और आपकी रेल पेल होगी और पैसे की सर्कुलेशन होगी, आपकी मार्केट्स चलेंगी और आपके बाजारों के अंदर एक रौनकें होंगी। तो इसलिए जो फार्मर है इसको मजबूत करना ये हुकूमत पंजाब का एक बुनियादी विजन है, लेकिन एक ऐसे मैकेनिज्म से जिसमें जो मसाइल का एक मुस्तकिल बुनियादों पर हल होना चाहिए। तो जो कोर इश्यूज हैं वो मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में हुकूमत पंजाब जो है उसके ऊपर इस वक्त अमल दरामद कर रही है। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि कर्जा जो है, एक बगैर सूद के कर्जा की जो स्कीम है ये पहली मरतबा पंजाब में शुरू की गई है और इसका इतना आसान प्रोसीजर है कि जो भी फार्मर अप्लाई करता है, यानी जो भी उस मेरिट पे पूरा उतरता है, और इसके अंदर अक्सर लोग फॉल कर जाते हैं। जिस तरह भी आपने बताया कि एक आपके दोस्त भी हैं, उनको भी कर्जा मिला और वो बड़े खुश है इस हवाले से। अच्छा, अगली इसमें जो स्टेज ये है कि जो आपके जो खाद है, जो आपकी पेस्टिसाइड्स हैं और मुख्तलिफ उनको सब्सिडाइज करना और उनको एक कंट्रोल्ड एक अंदाज के अंदर लेके आना कि जो एक किसान जो है उसके लिए जो उसकी जो इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। नाजरीन, हमें ये सोचना भी चाहिए कि यार एक गरीब तबका भी है, वो तबका है जो मजदूर है, वो तबका है जो शायद दिन में बैठ जाता है। हम अक्सर गिला करते नजर आते हैं कि रोटी 15 रुपए की होगी तो उसका क्या फायदा है, किसको फायदा है?
नाजरीन, हमें सोचना चाहिए उस पेंट करने वाले के घर में जो मजदूरी कर रहा है सारा दिन, मैं कहता हूं छतें बना रहा है, सारा दिन ईंटें तोड़ता है, या उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मगर नहीं सोचते हम वही सोशल मीडिया के ऊपर आगे एक बयान जारी कर देते हैं कि यार ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये गवर्नमेंट अच्छी है। याद करें, हम भूल जाते हैं, हम वही पाकिस्तानी है ना जो अक्सर देखा करते थे कि किस तरह हम लाइनों में लगते होते थे, लंबी लंबी लाइनें होती थी, जूतियां हमें अलहदा पड़ती होती थी कि एक गंदम का तोड़ा कहीं से मिल जाए, शनाख्ती कार्ड हमें किसी और का मिल जाए। मगर अब आप खुद देख लेंगे, आपको एक गंदम का तोड़ा एक गरीब आदमी को किस तरह मिल रहा है। सर यहाँ पे बात कर लेते हैं किसान कार्ड के हवाले से, जिस तरह मरियम नवाज काम कर रही हैं, ग्रीन ट्रैक्टर के हवाले से काम कर रही हैं, ये ज़रई ग्रेजुएट्स का कभी मेरे ख्याल में उस दौर के अंदर ये तयन नहीं था। जो ज़रई ग्रेजुएट्स थे वो क्या करते थे, प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते थे। मगर मैडम मरियम नवाज का आज 1000 जो स्टूडेंट है उसको इन्होंने जॉब्स दी कि जाएं किसानों के पास, जाके उन्हें नई डेवलपमेंट के बारे में बताएं। नहीं तो वही प्राइवेट कंपनियां हायर करती थी और अपने प्रोडक्ट बेचा करती थी। नाज़रीन, ये सोचने की बात है कि किसान को हमने किस तरह कामयाब करना है। आज 1000 हैं, कल आने वाले दिनों में ये 10,000 होंगे। मगर ये प्रोजेक्ट जो लगाए जाते हैं ये आप लोगों के लिए लगाए जाते हैं। सर यहाँ पे बात करते हैं तालीम के हवाले से, हेल्थ केयर के हवाले से और अपनी छत अपना घर के हवाले से। जो बुज़दार हुकूमत ने आने से पहले एक गरीबों को एक चार्ट दिया था कि हमने पंजाब के अंदर नौकरियां बांट देनी है, हमने गरीबों के लिए काम करना है, अपनी छत अपना घर के लिए काम करना है। तो सर यहाँ पे बताएं आप कि 2025 में जिस तरह मरियम नवाज काम कर रही हैं उस गरीब आदमी के लिए काम कर रही हैं, वो मेरे नाजरीन को जरूर बताएं। उसमें यह है कि जो इन्होंने वादा किया था कि 50 लाख हम घर बनाकर देंगे, तो लोग तो इनके दौर में अपने घर बेच के किराए के घरों में रहने पे मजबूर हो गए। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सिर्फ पंजाब के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। ये बुज़दार दौर जो आप कह रहे हैं, आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से अभी 1 साल मुकम्मल हुआ है हुकूमत पंजाब को, और आप हैरान होंगे कि 25,000 घर तैयार है इस वक्त। अभी 25,000 घर जो अभी उसकी तकसीम की तकरीबात भी मुनक्किद होंगी इंशाअल्लाह ताला। 1 साल के अंदर अंदर ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक सूबे की हुकूमत ने, एक सूबाई हुकूमत ने, और जिसने कोई लंबे बुलंद बांग दावे नहीं किए थे, अमल करके दिखाया है। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज आप देखें कि ईद के मौके पर रमज़ानुल मुबारक में जो मुस्तहिकीन थे जिनकी रजिस्ट्रेशन की गई, 10,000 रुपया बड़े ऑनरेबल तरीके से हर फैमिली को और हर घर के अंदर वहां पर पैसे पहुंचाए गए, और एक ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू जो कि बड़ा साफ शफाफ एक निज़ाम था। आज आप देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारा फ्यूचर है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, जिन्होंने इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी है, जो हमारा टैलेंट है, आज कौन उसकी कदर कर रहा है? ये पूरा जो टैलेंट था, पूरे 4 साल जिस यूथ को इस्तेमाल किया गया, उसी यूथ का बेड़ा गर्क किया गया, और उस यूथ की फलाह के लिए कोई एक कदम भी नहीं उठाया गया। कोई शोबा ऐसा नहीं है। आप हेल्थ के मैदान में देखें कि किस अंदाज के अंदर पूरे पंजाब में आज दवाइयां फ्री कर दी गई हैं, और तमाम हॉस्पिटल्स की रिहेबिलिटेशन चल रही है। फर्दर हॉस्पिटल जो हैं जहां पर जरूरत है, हमारे THQ लेवल के हॉस्पिटल की, उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। DHQ लेवल के हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो निजाम लाया जा रहा है जो सस्टेनेबल निजाम है, जो एक पायदार निजाम है। और आप उसकी स्पीड मुलाहिजा करें कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक ऐसे है जैसे को पर लगे हुए हैं। ये असल में राणा साहब एक नीयत है कि जो नीयत, जब आपकी नीयत दुरुस्त होती है तो अल्लाह ताला की ज़ात फिर कामों में बरकत डाल देती है। नाज़रीन, मेरा मकसद बुज़दार हुकूमत नहीं है। मेरा मसला सिर्फ एक है कि वो गरीब आदमी जिसके लिए काम करना चाहिए, क्या ये फेसेस उनके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। मेरा मसला ये है, एज अ जर्नलिस्ट होने के नाते मैं नहीं देख सकता दर्जा चारम का आदमी जब कोरोना आया था उससे मरे वो थे, फंड नहीं मिले उन्हें, कितने बेरोजगार हो गए, क्या किया उनके लिए, कोई काम नहीं किया। तो अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर कि बुज़दार हुकूमत ने क्या हिम्मत कार्ड दिया, बुज़दार हुकूमत ने क्या धीरानी प्रोग्राम दिया, और धीरानी प्रोग्राम है क्या नाज़रीन? शायद वो वही अपील है जो शायद गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी नहीं करवा पाता जहेज की खातिर, जो 2 लाख का आएगा, 3 लाख का आएगा। एक गरीब आदमी की सोच वही होगी। शायद हम गरीब आदमी भी गुर्बत वाले को भी नहीं समझ पाते। नाज़रीन, गरीब आदमी बताऊं कौन होता है? गरीब आदमी वो हारी होता है जिसने 500 रुपए के अंदर ना सारा दिन फसलें काटनी है,
सारा दिन उसने खालों को सीधा करना है और पानी लगाना है। अल्लाह ताला की जात ने अगर उसको बेटी दे दी है तो वो बेचारा कहां से लेगा वो जहेज। आज 1 लाख बच्चियों की शादी की होगी पंजाब गवर्नमेंट ने, क्या बुजदार हुकूमत ने इन बच्चियों की शादी की या इन गरीब के बारे में सोचा होगा? नाजरीन, यहां पे बात कर लेते हैं उन मजदूर आदमियों के बारे में। क्या उस 3.5 साल के अंदर, नाजरीन खुद सोच लीजिएगा, आपके पास इंटरनेट भी है, आपके पास मोबाइल भी है, उस पर जाके देख लेना एक दफा के मजदूर आदमियों के लिए कितना काम हुआ है। जो देख नहीं सकते, जो शायद सुन नहीं सकते, उनके लिए बुजदार हुकूमत ने कितना काम किया है। शायद कि उनकी, मैं कहता हूं नौकरियों तक क्या, वो भी रोड्स पे नजर आते होते थे। तो यहां पे बात कर ले सर, आप खुद बताएं कि मरियम नवाज का जो विजन है साफ सुथरा पंजाब के हवाले से, धी रानी प्रोग्राम के हवाले से, माजूर अफराद के लिए किस तरह काम कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने देखा कि हज़ार की तादाद में धी रानी प्रोग्राम के तहत बच्चों की और बच्चियों की शादियां की जा रही है, जिसकी टोटल स्पॉन्सर हुकूमत पंजाब कर रही है। उसकी वजह क्या है? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी, जो रियासत की, स्टेट की, प्रोविंस की जिम्मेदारी होती है कि अपने अवाम की निगहदाश्त करना, उनकी खुशी और गमी को बांटना। अगर कोई वो लोग जो वसाइल से आ रही हैं, जिनको वसाइल कम मिले हैं, हुकूमत उनको वसाइल देने की जिम्मेदार है। तो आज बेसिकली उसी जो एक वेलफेयर कंट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कि यूरोप ने, मुसलमानों के बाद यूरोप ने अपनाया, और आज आप देखें कि उनके बहुत सारे ममालिक के अंदर वेलफेयर का वो निज़ाम कायम है जिसमें कोई बंदा भूखा नहीं सो सकता, और हुकूमत जिम्मेदार बन जाती है कि उनको बुनियादी अशियाए ज़रूरिया फराहम की जाए, बुनियादी उनको ज़िंदगी गुजारने के जितने भी लवाजिमात हैं वो उनको फराहम किए जाए। आज हुकूमत पंजाब उसी विजन पे काम कर रही है। तो जिस तरह ये हिम्मत कार्ड की बात आई है, जिस तरह सेहत कार्ड की बात आई है, जिस तरह किसानों के कर्जे देने की और किसान कार्ड की बात आई है, इसी तरह जो धी रानी प्रोग्राम के तहत जो मैं कोई ऐसा शोबा नहीं है जो हुकूमत ने इग्नोर किया हो। हर शोबे के ऊपर नजर है और मजीद से मजीद एरियाज एक्सप्लोर हो रहे हैं, फर्दर एरियाज भी एक्सप्लोर हो रहे हैं कि कहां कहां पर वेलफेयर का काम किस किस शोबे में हो सकता है, किस किस तबका है जिंदगी में हो सकता है। और यहाँ पे नाजरीन और बात भी करें, अक्सर स्कूलों के लिए काम किए गए, हमारे इस दौर में भी किए गए, मगर एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो स्पेशल बच्चे जो शायद स्कूल के अंदर जाते हैं, उनके लिए काम नहीं हुआ पिछले 3.5 साल में। देख लीजिएगा, मैं सिर्फ उस बंदे की आवाज हूं, उस आदमी के लिए काम करना चाहता हूं जो पाकिस्तान का जेन्युइन आदमी है। शायद कि उसकी तनख्वाह 16,000 हो सर, जिस तरह मैडम मरियम नवाज का जो विजन है, जिस तरह स्पेशल बच्चों की बात कर लें, उनकी एजुकेशन के हवाले से देख लें, तो उस बारे में मेरे नाजरीन को बताएं कि उनके लिए क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए, स्पेशल एजुकेशन पे आपने देखा कि जो व्हील चेयर्स की तकसीम, हेयरिंग एड की जो एक बड़े पैमाने पर, और जितने भी जो बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल बच्चे, जिनको हम कहते हैं, हैंडीकैप नहीं कहना चाहिए, हमारे नज़दीक वो स्पेशल हैं और वो अल्लाह ताला के नज़दीक भी स्पेशल हैं, और सब पूरी कौम के नज़दीक वो स्पेशल उनको होना चाहिए। उनके लिए जितनी भी जो फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट होती है, सेकंड एड की रिक्वायरमेंट है, उनको कोई इक्विपमेंट लेके देना है जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक हो जाए, उनका मयार ज़िंदगी बेहतर हो जाए, वो उनको फंक्शनल करना है हमने इस मुआशरे के अंदर, कि वो उनको कारआमद करना है। उस हवाले से आपने देखा कि अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और ये लाहौर के अंदर ही एक प्रोग्राम पूरे पंजाब से जो स्पेशल बच्चे थे वो वहाँ पर आए थे, बच्चियाँ थी, बेटे थे, बेटियां थी, बहुत सारे माजूर अफराद थे। तो उस प्रोग्राम को वो बेसिकली एक सिंबॉलिक प्रोग्राम था। अक्रॉस पंजाब ये एक शुरू किया गया है कि जो भी कोई स्पेशल बच्चा होगा उसकी टोटल जो किफालत है, उसकी उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है, उसको एड प्रोवाइड करनी है, वो उस हुकूमत पंजाब करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मरियम नवाज साहिबा की ज़ेर क़ियादत, आज आप देखें कि वो माजूर बच्चे भी आज दुआएं दे रहे हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से, खेलता पंजाब के हवाले से भी बात कर लें कि शायद हमारे अंदर सिर्फ एक ही गेम है क्रिकेट के हवाले से, बाकी भी पंजाब के अंदर गेम्स खेली जाती हैं, बॉडी बिल्डिंग की जाती है, कबड्डी खेली जाती है, हॉकी खेली जाती है, फुटबॉल खेली जाती है। नाज़रीन, वो 3.5 साल का अरसा आप खुद देख लें, आप खुद दिखा दें।
मेरा विजन सिर्फ एक है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान के हर उस शख्स की आवाज बनना है जिसकी कोई आवाज नहीं बनता। मियां साहब क्या कहेंगे खेलों के हवाले से और मरियम नवाज साहिबा का जो विजन है उस हवाले से? अच्छा देखिए, ये जो हुकूमत जिसकी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और नाम ले रहे हैं, अच्छा इनका बेसिकली बैकग्राउंड और इनका नारा क्या था कि वी आर प्लेयर्स, हम जनाब प्लेयर्स हैं, और एक प्लेयर को ऊपर लेकर आए और एक प्लेयर को हीरो बना दिया, और इसकी बुनियाद पर ये कहते थे कि जी हम गेम्स को बड़ा आम करेंगे और जनाब पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। बदकिस्मती ये देखे कि इनका 3.5-4 साल का जो अरसा है, कोई एक स्पोर्ट के ऊपर भी इन्होंने काम नहीं किया, बल्कि जो फंड्स जा रहे थे वो बंद कर दिए। सर यहाँ पे एक और बात करेंगे सर, हमारे परचम के अंदर ना वाइट कलर है जो हम अक्सर देखते हैं कि ये अकलियत की निशानी है। सब्ज रंग जो है वो अक्सरियत की निशानी है, मुसलमानों की निशानी है। मरियम नवाज साहिबा ने और पिछली गवर्नमेंट ने जो अकलियती उमूर पे मरियम नवाज साहिबा काम कर रही हैं सर, उस बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं। मरियम नवाज साहिबा ने आके मजीद आप देखें कि जो अकलियती बरादरी के कोटा जात को बढ़ाया है, और इनके जो तालीम के अंदर आप देख लें, आप इनकी जॉब्स के अंदर देख लें, उनको अप्रिशिएट किया गया है। जो हमारी अकलियती बरादरी की जो इबादत गाहें हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कोशिश की जा रही है। नाज़रीन यहाँ पे एक और बात भी करता चलूँगा, अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर ना एक बयान जारी होता है कि जो सड़कें हैं इनको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो मोटरवेज़ है ये हमें नहीं चाहिए, हाँ ये प्रोजेक्ट इतने ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, वो 3.5 साल का अरसा शायद वो जो छोटे गाँव के साथ एक सड़क अटैच होती है उसका फ़ायदा कभी आप सोचें, मगर सोशल मीडिया पर वही लोग बात करेंगे जो किसी अच्छी जगह पे रहते हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कें शायद घर के बाहर जाते होंगे तो बड़ी सड़कों से गुजर जाते होंगे। कभी उस गरीब का, उस बुजुर्ग का, उस माँ का, उस बच्चे का ध्यान रखे जो गांव के अंदर बैठा है। अगर खुदा न खास्ता उनके घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो शायद मरीज उस टूटी हुई सड़क से एम्बुलेंस के अंदर जाएगा ना तो रास्ते में मर जाएगा। हम एहसास भूल जाते हैं, हम नहीं सोचते कि हमें उसके लिए भी काम करना चाहिए। वो 3.5 साल का अरसा जिस तरह की सड़कें टूटी हुई थी, शायद आप खुद अपने इलाके में जाके देख लें। मैं नहीं कहता कोई छोटे गांव के साथ जो रोड्स थी वो किस तरह टूटी हुई थी, किस तरह फूटी हुई थी, उस पर जो काम कर रही है पंजाब गवर्नमेंट और जितनी जल्दी काम कर रही है सर इस हवाले से। सर देखिए, जो सड़कों के ऊपर और जो रोड नेटवर्क के बनने पर एतराज करते हैं, ये जहनी दिवालियापन का शिकार है। जो जहनी दिवालियापन होता है, ये वो लोग हैं जो 5 रुपए किसी को खैरात नहीं दे सकते। ये इस लेवल के पस्ती के मकीन, जो पस्ती के शिकार लोग होते हैं, जो जहनी पस्ती के शिकार हैं, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, और इनको पता ही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपकी किसी कौमों की जो तरक्की और मुल्कों की जो तरक्की और दुनिया में जो तरक्की हुई है उसकी बेसिक नीड है, वो है कम्युनिकेशन, रसूल और रसाइल का निज़ाम। सबसे पहले इसकी बहाली है। और जो विंस्टन चर्चिल ने, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो चर्चिल ने ये बात कही कि मुझे सिर्फ सड़कें बनाने की इजाजत दे दी जाए, मैं यूरोप को और मैं इंग्लैंड को दोबारा उस पांव पे खड़ा करूंगा और दोबारा मैं इसको तरक्की की मेराज पर ले जाऊंगा। यानी उसने क्या कहा कि मुझे सिर्फ सड़कें बनानी दी जाए, मुझे ब्रिजेस बनाने दिए जाएं, मुझे अंडर पासिस बनाने दिए जाएं, मुझे रास्ते ठीक करने दिए जाएं, तो मैं इस मुल्क को दोबारा तरक्की की मेराज की तरफ। तो मेरा ख्याल ये है कि जो इस तरह की लोग ये जो बात करते हैं, जो जहनी दिवालियापन का शिकार हैं और जहनी मायूसी का, और इनके पास देने के लिए कौम को कुछ नहीं है, और इन्होंने अपने 3.5-4 साल दौरे इक़्तिदार के अंदर ये बता दिया, अमली तौर पे साबित कर दिया है कि इनके पास देने के लिए हमारी माओं को, बहनों को, इनको कुछ नहीं है, इज्जत भी नहीं है। ये तो इज्जत भी नहीं दे सके किसी को। सर अब आखिरी सवाल, मैं आपको आखिरी सवाल से पहले एक लतीफ़ा सुनाना चाहूँगा कि एक बच्चा अपनी माँ के पास ना बैठा था तो वो पूछ रहा था कि अम्मा, यानी पंजाबी में ही सुना देता हूँ, कि अपनी माँ से पूछता था कि अम्मा नंबरदार मर गया तो पिंड का नंबरदार कौन बनेगा। उसकी माँ बड़ी हैरान होती है कि ये सवाल मुझसे पूछ लिया आपने कि वो मर गया तो आगे कौन। उसने कहा पुत्र ओदा पुत्र बन जाएगा। उन्हें कहा अम्मा जो भी मर गया तो नंबरदार कौन बनेगा। उन्हें कहा पुत्र ओदा चाचे का मुंडा बन जाएगा। उन्हें कहा माँ जो भी मर गया तो फिर नंबरदार कौन बनेगा। कहना उन्हें मामे का पुत्र बन जाएगा। तो माँ ने आगे से कहा पुत्र के जो भी मर जाए तू पिंड का नंबरदार नहीं बन सकता। तो आपसे ये सवाल करूंगा कि इंडिया जो इस खित्ते के अंदर नंबरदार बनना चाहता है, उस हवाले से, पहलगाम के हवाले से जो इंडियन मीडिया पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, उसको किस तरह जवाब देंगे? मोदी को और उसकी जितनी भी कबीना है वो जिस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, उसको किस तरह कहेंगे सर?
देखिए, इसके ऊपर आप देखें कि पूरी कौम अल्लाह ताला की मेहरबानी से यकसू हो गई है। जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ है, हम इसको वाक़े को हम बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। ये एक बड़ा अलमिया हुआ है, बेगुनाह लोग अगर मारे गए हैं, और ये किसी भी मुल्क में, और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हमेशा रहा है। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान के तमाम इदारों ने एक यूनानिमस जो है वो एक स्टैंस लिया है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी लिया है, डोमेस्टिकली भी लिया है कि हम इस वाक़े को कंडेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी अग्रेशन की सूरत के अंदर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा इंडिया मीडिया के हवाले से, जो जंग के हवाले से है। तो ये बात करूँगा, उनके कोई मेजर गौरव आर्या है, कोई भी है वो, और वो बात करते हैं अक्सर कि जनाब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह कर लेंगे। पहले तो मैं उनको मेजर नहीं समझता, शायद वो अपने गली के महलों को में जाके 10-10 रुपये देते होंगे मुझे मेजर को। और जिस तरह की वो बात करते हैं, तो आज उनसे ही पूछ लेते हैं इस मीडिया के हवाले से कि सीमा जो थी वो आपकी इंडिया चली गई। कुलभूषण यादव इधर आ जाता है, आगे ये अर्ज करता है कि मैंने बलूचिस्तान के अंदर धमाके किए, आपके बच्चों को मारा। शायद इसका जवाब वो मेजर गौरव आर्या नहीं दे पाएंगे। अभिनंदन आता है, हमारा एक जवान, और उसकी जो अर्ज थी, वो जो बोल रहा था चाय पीते साथ कि मुझे उस जवान ने मार देना था अगर पाकिस्तानी आर्मी ना होती। ये अर्ज करता है कि पाकिस्तान की, पंजाब की माओं की आंखों में मैं आंसू देखना चाहता हूँ। अब मैं उसको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो है क्या। हम आपस में जरूर लड़ लेंगे, सियासी मुखालफत कर लेंगे, फलां सूबों की कर लेंगे, मगर एक बुनियाद है, शायद उसको इस बात का पता नहीं है कि हमारी जो बुनियाद है वो कलमे के ऊपर है। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि जिन जवानों की, पंजाब के जवानों की तुम बात करते हो ना, तुम्हारे जवान ने को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती जब वो जंग के बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है। उसको ये पता होता है कि मेरी जो पूरी बॉडी है ना वो मेरी कलमे की बुनियाद है, ला इलाहा की बुनियाद है। इधर बच्चों का जो जज्बा है, जो जवानों का जज्बा है, इधर की माएं रोती नहीं है। जब उनके बच्चे शहीद हो जाते हैं ना बॉर्डर पे खड़े होके, तो वो रोती नहीं है, वो फूलों के हार लेके आती हैं, वो खुश होती हैं कि मैंने अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया इस मुल्क के ऊपर। ये है पाकिस्तान। हम आपस में लड़ लेंगे मगर एक बुनियाद पे हम इकट्ठे हैं, हम एक हैं। तो नाजरीन, आखिर में मैं सिर्फ कुछ और बात भी करना चाहूंगा, और वो सिर्फ इतनी है कि हमने 3.5 साल का अरसा जो देखा, जो काम के हवाले से देखा, वो आप लोगों ने भी देखा कि वो जो काम थे वो सोशल मीडिया की हद तक थे। और जिस तरह 1 साल के अंदर मैडम मरियम नवाज ने काम किया, उससे ज्यादा काम इनके साथ जितने भी इनके मेंबरान्स हैं जो साथ खड़े हैं, शायद कि मैडम मरियम नवाज ना खुद सोती हैं, ना इनको जो इनके मेंबरान्स हैं इनको सोने देती हैं। उनका विजन है कि गरीब के लिए काम करें, और इस पार्टी का जो विजन है उसको किसी शायर ने क्या खूब बयान किया है, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर पर जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं, इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में ना तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत की अस्मत को ना बेचा जाएगा, चाहत को ना कुचला जाएगा, इज्जत को ना बेचा जाएगा, अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे
कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के टूटेंगे, कभी तो बुत आखिर दौलत की अजादारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।